जी हाँ दोस्तों, शाम होते होते नीतीश क्यों हुए आग बबूला, बीजेपी को देनी पड़ी सफाई। ऑपरेशन लोटस क्यों हुआ एक्टिव, क्या फिर से उलझ चुकी है कहानी। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर बिहार में 2 दिसंबर की शाम में ऐसा क्या हुआ कि एक बार फिर से यह खबरें आने लगी कि नीतीश कुमार सहज नहीं बल्कि असहजता की पराकाष्ठा पर पहुंच रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार के दिलो दिमाग में कुछ और चल रहा है? इतिहास बताता है कि आखिर नीतीश कुमार जब जब असहज हुए हैं सत्ता में रहते हुए, तब तब उन्होंने कुछ ऐसा कदम उठाया है जिसकी बुनियाद पर कुछ बड़ा उलटफेर हुआ है। विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं, अगले चंद मिनट मेरे साथ में बने रहें। दोस्तों, बिहार और बिहार की राजनीति और बिहार के राजनेता और बिहार के वोटर, जिनके पूरे देश में एक अलग तरह की पहचान है। एक वक्त में बिहार की पहचान देश के सबसे बीमारू राज्य में से एक थी, जो करीब करीब आज भी वही है। एक वक्त में लालू सरीखे या फिर रामविलास पासवान सरीखे नेताओं ने अपनी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाई। नेता बिहार के थे। एक वक्त में बिहार की पहचान इस बात से बनी कि नीतीश कुमार जहां भी रहें सरकार तो वहीं बनती है। आज भी वही है। और एक वक्त में यह भी बिहार की पहचान बनी कि नीतीश कुमार जरा सा भी असहज होते हैं तो फिर वो असहजता की पराकाष्ठा पर खुद को ले जाते हैं और एक झटके में बड़े से बड़े फैसले लेने में कोई हिचक नहीं करते, चाहे सामने मोदी ही क्यों ना हो। आपको याद है कि जब 2013-14 में नरेंद्र मोदी को बतौर प्रधानमंत्री उम्मीदवार के चेहरा घोषित किया गया था तो नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता एक झटके में तोड़ लिया था। और सिर्फ उतना ही नहीं, बल्कि नीतीश कुमार को लेकर अलटने पलटने वाली कहावत तो बहुत घिसी पिसी सी हो गई, क्योंकि यह आमतौर पर देखने को मिलती रही। मगर दोस्तों, 2 दिसंबर को क्या हुआ? दरअसल मैं कुछ खबरों को खंगाल रहा था, देख रहा था बिहार से जुड़ी हुई, और बिहार से के कुछ पुराने साथियों से इंटरनेट के माध्यम से बात हो रही थी। कुछ ऐसी खबरें जो कि बिहार में नीतीश के बेहद खासम खास रहे लोगों के जरिए से छन छन के निकली कि 2 दिसंबर को जबकि स्पीकर का चुनाव हो गया, स्पीकर को बधाई खुशी खुशी दे दी गई सत्ता पक्ष और विपक्ष सबकी तरफ से, मगर शाम होते होते नीतीश कुमार की असहजता दिखने लगी। और यह ठीक वैसे ही असहजता है जब जब नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेते हैं। तो नीतीश कुमार कौन सा बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, इसे जानने से पहले जल्दी से मैं इसका बैकग्राउंड आपको बता देता हूं। दोस्तों, आप जान रहे हैं बिहार में नई सरकार, जहां गृह विभाग पहले नीतीश कुमार के पास था, अब वो बीजेपी के पास चला गया, सम्राट चौधरी के पास। 2 दिसंबर को बीजेपी ने स्पीकर का पद भी अपने पास रख लिया। यानी कि जो पद अभी तक नीतीश के पास में हुआ करता था वो सब के सब एक एक करके बीजेपी ने लिया। प्रेम कुमार निर्विरोध तरीके से अध्यक्ष चुन लिए गए। और इस बदलाव के बाद आरजेडी और महागठबंधन में शामिल पार्टियां जिस तरीके से जो बातें कहती हुए दिखी, जाहिर तौर पर विपक्ष में है वो तो कहेंगे ही, मगर इसके इतर कौन सी कड़ी है जो उन दावों पर मुहर लगाती है वो भी आपको बताता हूं। महागठबंधन की कड़ी पार्टी आईआईपी ने बीजेपी के सत्ता को लेकर के एक बड़ा दावा जो किया कि जिसमें आरजेडी के प्रधान महासचिव और विधायक रणविजय साहू ने एक खास बातचीत में एक बड़े मीडिया हाउस से दावा किया कि दरअसल आने वाले दिनों में अगले 1 साल के भीतर भीतर नीतीश कुमार के साथ में कुछ बड़ा खेला भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। बीजेपी अब अपनी सरकार बनाने की दिशा में तेजी से अग्रसर है, लेकिन बीजेपी दरअसल फूक फूक करके कदम रख रही है। यानी कि धीरे धीरे पहले गृह लिया, स्पीकर का पद लिया, और इस तरीके से धीरे धीरे तमाम बड़े और मलाईदार मंत्रालय को अपने पास रखने के बीच में अब नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी की प्लानिंग एक नेक्स्ट लेवल पर जा रही है। गृह विभाग को जदयू से बीजेपी द्वारा जिस अंदाज में लिया गया, नीतीश कुमार ने भले ही उस पर कुछ बहुत ना कहा हो, लेकिन उसकी टीस नीतीश कुमार के दिल में अभी भी वैसी है। और इसी के काउंटर के तौर पर 853-55 सेक्रेटरीट से लोगों का, अधिकारियों का ट्रांसफर और पोस्टिंग का नीतीश कुमार ने कदम उठा लिया था। दरअसल
जिस अंदाज में, जिस तरीके से बीजेपी का खेला लोगों ने देखा, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र में हो, उसके संकेत उन्होंने दिए। बहरहाल ये विपक्ष में है तो ऐसी बातें तो करेंगे, मगर जिस तरीके से जो बातें सामने आई, मुख्यमंत्री पद को भी लेने की बातें जो कुछ कही जा रही हैं, जिस अंदाज में, जिस तरीके से बिहार के राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं शुरू हुई 2 दिसंबर से, फिलहाल उसका सिर और पैर आपको तो जाहिरी तौर पर देखने में मीडिया में, अखबारों में तो नहीं मिलेगा, मगर अंदर खाने से जो खबरें निकल रही हैं उसमें उन तमाम चीज़ों की एक बुनियाद पड़ती हुई दिख रही है। और इसी बीच में आपने देखा कि कैसे आरजेडी के दूसरे नेता भाई वीरेंद्र का बयान आपने सुना ही होगा, कैसे गृह विभाग और स्पीकर पद को बीजेपी के पास जाने के बाद से उन्होंने कैसे दावा किया था कि महाराष्ट्र वाला खेला जो है बिहार में होगा। अब ऐसे में दोस्तों, जिस किस्म का नैरेटिव बिहार में सेट हुआ है, जाहिर तौर पर इसका प्रभाव नीतीश पर तो पड़ना ही था, लेकिन इसका सबसे ज्यादा प्रभाव भारतीय जनता पार्टी पर पड़ता हुआ दिखाई दिया। और इसका प्रमाण यह है कि बीजेपी बैकफुट पर पहुंची और चाहते ना चाहते वे उसे सफाई देनी पड़ गई। खबरें ऐसी आई कि बिहार से लेकर के दिल्ली तक इस मुद्दे पर मंथन होना शुरू हुआ। दिल्ली में जबकि संसद में खुद बीजेपी दोनों सदनों में घिरी हुई है, बावजूद इसके शाह को बिहार में अपना मैसेज भिजवाना पड़ा और उसके बाद में बिहार बीजेपी यूनिट को एक सफाई देनी पड़ी कि दरअसल इस किस्म की भ्रामक स्थितियां फैलाई जा रही हैं, जो स्थितियां भयानक तौर पर इस बीच में विपक्ष की हार को वो पचा नहीं पा रहे, इसलिए विपक्षी नेता इस किस्म की भ्रामक स्थितियां फैला रहे हैं। और फिर बीजेपी के नेताओं ने कहना शुरू किया कि नहीं साहब, जिस अंदाज में जो स्थितियां हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और वही मुख्यमंत्री रहेंगे। जाहिर तौर पर यह एक ऐसी स्थिति आ गई जिससे नीतीश कुमार का मन मस्तिष्क भी दौड़ने लगा। अब ऐसे में दोस्तों, एक खबर मैं आपको बीच में और दिखा देता हूं, एक वीडियो दिखा देता हूं। कहा यह जा रहा है कि मौके पर चौका लगाना नीतीश कुमार के साथ में कुछ वर्षों के साथ रह करके तेजस्वी को भी आ गया, और नीतीश को एक कंफर्टेबल सिचुएशन में रखने के लिए, ताकि समय आने पर नीतीश के लिए जरा भी असहजता वाली स्थिति ना रहे, तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। जब भी विपक्ष की आपको जरूरत हो या सहयोग हो तो पूरा विपक्ष आपके साथ महोदय खड़ा रहने का काम करेगा। और वहाँ लिखा भी है, संसदीय लोकतंत्र में विरोधी दल सरकार का ही अंग माना जाता है महोदय। तो हम लोग एक ही मकसद से, एक ही मोटिव से हम लोग यहाँ आए हैं ताकि बिहार को हम लोग अव्वल राज्य बनाने का काम करें। तो हम सब लोग मिल करके नए संकल्प के साथ नया बिहार बनाने का काम करें, जहाँ बेरोजगारी, पलायन, गरीबी मुक्त बिहार बने, ऐसा प्रदेश बनाने का काम करें महोदय। लेकिन आपसे विशेष तौर पे, क्योंकि विपक्ष जो है, कभी सरकार अगर कोई गलती करे तो विपक्ष केवल आईना दिखाने के लिए होता है। हम लोगों की किसी की कोई व्यक्तिगत विद्रोह यहाँ नहीं है, दुश्मनी नहीं है। हम लोग केवल बिहार के हक अधिकार के लिए यहाँ आए हैं महोदय। इसलिए विशेष तौर पे थोड़ा ध्यान जो है सरकार, सत्ता पक्ष से ज़्यादा थोड़ा यहाँ देने की ज़रूरत है, ताकि सरकार को सही रास्ते पे हम लोग लेकर के चले। आप चुने गए, इसके लिए बेहद प्रसन्नता है। और आप सब लोगों को, जितने नए सदस्य चुन करके आए हैं, उनको भी शुभकामनाएं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को भी हमारी शुभकामनाएं हैं कि स्वस्थ रहें और बिहार को अच्छे से आगे लेकर के चले। सदन के नेता हैं और यही उम्मीद है कि दोस्तों, एक दिन पहले ही आरजेडी के नेता का दावा यूं ही नहीं था, उसके पीछे उनके पास तथ्य और फैक्ट भी थे, बताया जा रहा है। जिस आरजेडी के नेता भाई वीरेंद्र का मैंने जिक्र किया, उन्होंने कहा था कि किस तौर पर चिराग के पार्टी के कई एमएलए हमसे बातचीत कर रहे हैं, यानी कि एनडीए के कई विधायक महागठबंधन के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टी का एक भी एमएलए पाला बदलने के लिए राजी वो नहीं कर पाएंगे, लग भी जाए तो। और दरअसल इसकी सुगबुगाहट उस वक्त शुरू हुई थी जब चिराग पासवान का एक बयान आया था, आपको भी सुनाएंगे।
चिराग के बयान पर आरजेडी के फायर ब्रांड नेता भाई वीरेंद्र ने जिस तरीके से पलटवार किया था कि चिराग पासवान की हैसियत क्या है, उनके 19 विधायक जीते हैं, महज 2 मंत्री हैं, मगर कई सारे हमारे संपर्क में हैं। और इससे पहले ये उसी के जवाब में कहा था उन्होंने जो बातें कही थी चिराग पासवान ने कि कई विपक्षी विधायक एनडीए के संपर्क में हैं, उन्हें लगता है कि वो एनडीए वाले नेतृत्व में ही केवल लोगों की सेवा कर सकते हैं। जाहिर तौर पर दोस्तों मान सकते हैं कि महागठबंधन या विपक्ष के नेताओं का इस किस्म का हाइपोथेटिकल कयासों वाला बयान देना समझा जा सकता है कि चलिए निराशा में है, मगर सत्ता पक्ष के लोगों को, खुद को मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग पासवान को इस किस्म की बात कहने की जरूरत क्यों महसूस हुई कि महागठबंधन के कई नेता हमारे संपर्क में हैं, कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। चिराग पासवान के इस बयान पर कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि जब भी चुनाव होते हैं ये कहानी हमेशा शुरू हो जाती है। अब दोस्तों वैसे एक बात यह भी है कि चिराग पासवान के दावे को पूरी तरह खारिज भी नहीं किया जा सकता। सियासी जानकार मानते हैं कि जैसे जैसे जिस तरीके से ओवैसी की पार्टी के विधायकों को बाद में आरजेडी ने तोड़ लिया और उसके बाद बीजेपी ने मुकेश सहनी के विधायकों को तोड़ लिया, इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरह की स्थिति का सामना बिहार में पार्टियां कर रही हैं उनके सामने है, खासतौर पर बीजेपी और जेडीयू के बीच में, वैसे में राजनीतिक पंडित मानते हैं कि हो सकता है नीतीश के साथ साथ उनके संपर्क में कुछ विधायक भी हों। लेकिन दोस्तों दरअसल जिस ऑपरेशन लोटस को शुरू में एक्टिव किया गया था चुनाव के नतीजे आने के बाद में, ताकि वो 89 का आंकड़ा दरअसल 90 को क्रॉस कर सके, और उसकी भनक जब नीतीश को लगी तो फिर नीतीश और उनकी पार्टी के कई नेताओं ने कहा था, और जिस तरीके से ओवैसी के पार्टी के लिए ओवैसी को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर नीतीश कुमार की पार्टी के प्रवक्ताओं ने जाहिर किया था खुलेआम टीवी चैनलों पर बतौर पैनलिस्ट, और जिसके जवाब में बीजेपी के प्रवक्ताओं ने कहा था कि साहब अगर कोई पार्टी इस तरीके से करने में सक्षम है तो बीजेपी अक्षम थोड़ी है। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं बिहार में जो इस वक्त की सत्ता और राजनीति की जो धुरी है उसमें ऐसा लगता है कि पहली प्रायोरिटी इस वक्त की प्राथमिकता जो विपक्ष के नेता हैं या जो दूसरे विधायक हैं, चाहे ओवैसी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे आईपी हो, चाहे कांग्रेस हो, उनको अपने पाले मिलाकर अपनी पार्टी को बड़ा करना सबसे बड़ी प्राथमिकता इस वक्त बिहार की राजनीति में देखा जा रहा है। अब दोस्तों इन तमाम चीजों के बीच में कहा यह गया कि अब से थोड़ी ही देर पहले जब नीतीश कुमार विधानसभा से वापस आए तो फिर उनकी अपनी कोर कमेटी के लोगों के साथ, उसमें भी 3 लोगों के साथ में कोई बातचीत हुई, मीटिंग हुई, जिसमें कुछ खबरें, कुछ सुगबुगाहट ऐसी नीतीश कुमार तक पहुंचाई गई जिससे नीतीश कुमार परेशान नहीं, एक तरीके से आक्रोशित हुए, आग बबूला से हुए। और ऐसे में नीतीश कुमार दरअसल आगे आने वाले उस रणनीति को जिसे उन्होंने अभी एक साइड में डाल रखा था उसे आगे ले जाने के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उन लोगों का वर्जन है जो नीतीश कुमार के इस तत्काल प्रभाव वाली स्थिति के बारे में जो लोग जानकारी दे रहे हैं। तो फिर ऐसे में देखना तो यह होगा कि अगले 1 महीने के भीतर कौन सा फैसला नीतीश कुमार लेते हैं या कौन सा कदम उठाती है आरजेडी। तो ऐसे में इंतजार कीजिए, और आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।